हुज्जाज बिन यूसुफ ने हकीम से दो शिकायतें की। एक शिकायत ये थी कि मुझे सर्दी लगती है और दूसरी शिकायत ये थी कि मेरे पेट में बहुत दर्द है। अंगीठियां जलाई गई आग की और बिस्तर के चारों तरफ रख दी गई, लेकिन हुज्जाज बिन यूसुफ कहे कि उनको करीब करो। करीब कर दिया गया और करीब करो और करीब कर दिया गया। किताब में लिखा है कि अंगीठियां इतनी करीब कर दी गई कि हुज्जाज बिन यूसुफ की जिल्द जलने लगी, लेकिन वो कहता था मुझे सर्दी लग रही है। अब दूसरा हिस्सा था पेट दर्द का, कि पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। बड़ा सियाना हकीम था उस दौर का, बड़ा मुश्किल सा नाम है। उसने एक धागे के साथ गोश्त का टुकड़ा बांधा और बड़ी मुश्किल से हुज्जाज बिन यूसुफ को निगलवाया, जिस तरह आजकल एंडोस्कोपी होती है कि जी एक पाइप दाखिल किया जाता है और आपके मैदे का खुदा न खास्ता सारा जायजा लिया जाता है। हुज्जाज ने वो निगल लिया। थोड़ी देर बाद हकीम ने जब वो धागे की मदद से खींच के टुकड़ा बाहर निकाला तो वो पूरा टुकड़ा गोश्त का कीड़ों से भरा हुआ था और हर कीड़ा मुख्तलिफ किस्म का था कि मुख्तलिफ कीड़ों ने उस दरख्त को उस गोश्त के टुकड़े को ढांप रखा था। ये अंजाम था हुज्जाज बिन यूसुफ का। इसको यहीं पे रोकते हैं। जनरल बाजवा दुबई शिफ्ट हो गए हैं बेटों के पास कि वो उसका इलाज कराएंगे। ऐसा नहीं होगा। यानी पिछले दिनों खबरें उड़ाई गई कि वो वॉशरूम में गिरा, उसको ब्रेन हेमरेज हुआ, या उसका जो है ना वो बीमार हो गया, या फिर खबरें उड़ाई गई कि वो मर गया। बिल्कुल ब्लैकआउट किया गया ताकि लोग जो है वो ज्यादा खुश ना हो, लोग जो है वो हमें इबरत याद न करवाएं। लेकिन वो वैसे नहीं मरेगा। जो उसने पाकिस्तानियों के साथ किया है, जो उसने एक सच्चे और मासूम इंसान इमरान खान के साथ किया है, जो उसने पाकिस्तानियों को दुख दिया है, वो सिसक सिसक कर मरेगा। जिस दिन हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, वजीर आला पंजाब, जिस दिन शहबाज शरीफ पर टीटियों की फर्द जुर्म आयद होनी थी, वजीर आजम पाकिस्तान, तुम्हारे बाप का मुल्क था, तुम्हारी मां इसको जहेज में लाई थी, या तुम्हारी बहनों की कमाई थी, या तुम्हारी बेटियों की कमाई थी ये पाकिस्तान। तुम लोग इतने फिरौन बन जाते हो कुर्सियों पे। कभी कोई ट्वीट दिखा दें कि उसकी सेहत के बारे में हो, कभी कोई ट्वीट दिखा दें कि लोगों ने उसकी सेहत के बारे में पूछा हो। आज एक वीडियो वायरल थी ट्विटर पे कि एक बंदा गिड़गिड़ा के इमरान खान के नाम लेके काबा में दुआएं कर रहा था। कभी जनरल बाजवा के बारे में कौम ने पूछा, उसकी सेहत के बारे में पूछा? ये निशानियां हैं इन यजीदों के लिए जो मौजूदा यजीद हैं, जो कुछ ये कर रहे हैं। इसकी पहली ईंट बाजवा ने रखी थी, साजिश बाजवा ने की थी। इमरान खान के लिए मीर सादिक और मीर जाफर का किरदार वो बाजवा ने अदा किया था। वो वैसे नहीं मरेगा। अल्लाह पाक उसको सिसका सिसका कर मारेगा, एक एक सीन उसके सामने चलाएगा। ये मैं नहीं कह रहा कि इमरान खान कोई बहुत पहुंची हुई शख्सियत है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि इमरान खान की हुकूमत वो लोगों के हक में थी, वो गरीबों के हक में थी, लोगों के मसाइल हल हो रहे थे, पाकिस्तान एक पुरवकार मकाम हासिल कर रहा था। इमरान खान के दौरे रूस ने वो पूरी दुनिया को हिला डाला था। अमेरिका से इजराइल तक खतरे की घंटियां बज गई थी और ये जो है वो मोरा इस्तेमाल हुआ जब इसको स्टार्विंग ग्रेड के अफसर डोनाल्ड लू ने जमीन पे लिटा दिया। वैसे ही अपने नामों के साथ पत्नी क्या क्या जो है वो लिखते हैं। तो हुज्जाज बिन यूसुफ को भी याद रखें
और इस लानती को भी याद रखें कि इस लानती के जितने मर्जी टेस्ट हों, दुबई चला जाए, जहां मर्जी चला जाए, कल परसों वो तमाम मौजूद थे जिन्होंने पाकिस्तान की बारी बारी बजाई। खाना था तो उसमें बाजवा नहीं था। बाजवा को अब ये नसीब नहीं होगा कि वो टाई कोट लगाकर आए और इस तरह खाने खाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है, जो आपकी मोहब्बतों का मशकूर है, ममनून है, जो आप लोग तवज्जो देते हैं और आप लोग सुनते हैं। लोग 17 मिनट का वीलॉग बनाते हैं और मेरी जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है कि जितना लोग देखते हैं वो 17 मिनट है। यानी आप 17 मिनट तक वीडियो देखते हैं, फिर भी ये बहुत बड़ी बात है और मैं मशकूर हूं। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, मेरे बुजुर्गों को, मेरी माओ को, मेरी बाहया बहनों को वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 17 अगस्त 2026 ये तारीख भी हम नहीं भूलेंगे। एक फ्राडिया, एक नौसरबाज, एक इस्लाम को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने वाला भावलपुर बस्ती लाल कमाल में गिरकर जहन्नुम वासिल हुआ, जिसका नाम जनरल ज़ियाउल हक था। कौम से झूठ बोल 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 के उसने 9 साल जो है वो झूठ बोले और बिल आखिर जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज अली चिश्ती, साबिक कोर कमांडर, रावलपिंडी से पूछा गया कि जनरल ज़िया को किसने मरवाया। एजाज सैयद ने पूछा तो फैज अली चिश्ती ने कहा कि जनरल ज़िया को फौज ने जो है वो मरवाया। आजकल भी 2 हिस्सों की बार बार बात हो रही है कि 2 स्कूल ऑफ थॉट्स मौजूद हैं, एक कुछ कहता है, एक कुछ कहता है। बहरहाल हम प्रोग्राम को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। दिन है आज सोमवार का, वेरी इंपॉर्टेंट, सुबह भी बताया था, बड़ा अहम हफ्ता है। कल जो केस लगा हुआ है इमरान खान का, तो उसका जो बेंच है वो बेंच बड़ा मुतवाजन है। इस बेंच के बारे में अमूमन कहा जाता है कि ये आइन और कानून के मुताबिक फैसले करता है। अब कल देखना है कि ये आइन और कानून को सामने रखता है या जनरल आसिम मुनीर के बूट को सामने रखता है, क्योंकि सुपरिटेंडेंट जेल की अपनी जो रिपोर्ट आई है उसमें भी इमरान खान की तबीयत खराब दिखाई गई है। डॉक्टर्स ने कहा है ज्यादा से ज्यादा मुलाकातें करवाएं, घर वालों से मुलाकातें करवाएं। इमरान खान डिप्रेस हैं, इमरान खान घबराहट का शिकार हैं। घबराहट वो तबीयत वाली, इमरान खान के दिल पे बोझ है। इमरान खान को टीवी दें, इमरान खान को अखबारात दें और ज्यादा से ज्यादा इनको लोगों से मिलवाएं, ये डॉक्टर्स ने तजवीज किया है। अब ये कल केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट का जो है वो टेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के मामले को कैसे देखती है। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले बनु उमैया का जो ये मॉडल चल रहा है इस्लामी दुनिया में सारी, और खासकर पाकिस्तानी जो निजाम है वो बनु उमैया का है। किस तरह पाकिस्तान के देवबंदी, बरेलवी जो कि बहुत ज्यादा अक्सरियत है, और वहाबी फिरके हों, दावत इस्लामी, तहरीक लब्बैक हो, टीटीपी हो, दैश जैसी तंजीमें हों, आले सऊद हों, कतरी शहजादे हों, कुवैती शेख हों या शाम का जूलानी हो, ये सब के सब बनु उमैया के पैरोकार हैं। अभी आपको बताया हुज्जाज बिन यूसुफ, इनके अकायद व नजरियात और रवैयों को महज मजहबी मामलात समझकर नजरअंदाज न करें। बड़ी पिक्चर को जरा जूम करके देखें, आपको वाज़ेह नजर आएगा कि इब्लीसियत ने इंसानियत को अपना गुलाम बनाने के लिए किस तरह हर जगह अपने पंजे गाड़े हुए हैं, और बनु उमैया के ये पैरोकार किस तरह हर दौर में आले यहूद के इत्तेहादी रहे हैं, और बनु उमैया के, और ये कि इनसे कभी इस्लाम और इंसानियत को कोई फायदा नहीं पहुंचा, हमेशा नुकसान ही पहुंचा है। आज की तारीख में भी खुली आंखों से जायजा लें, ये सब के सब इजराइल के साथ खड़े हैं और यमन व ईरान पे सुबह शाम तबर्रे पड़ते हैं।
ابلیس کا اصل کام انسان کو اللہ کی ذات سے مایوس کر کے گمراہ کرنا ہے، اور انسان کو مایوس کرنے کے لیے لازمی ہے کہ تمام وسائل ابلیس کے نمائندوں کے قبضے میں ہوں، اور پھر بھوک، غربت، دہشت گردی اور جبر سے انسان کی آزادی ختم کر کے اسے اللہ سے دور کر دیا جائے، جبکہ دین اسلام انسان کو آزاد کر کے پھلنے پھولنے اور اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ دیتا ہے، مواقع فراہم کرتا ہے۔ حتمی نتیجے پر ابلیسیت اور رحمانیت کے درمیان ہے اصل جو جنگ ہے، اصل جنگ وہ رحمان اور ابلیس کے درمیان ہے۔ آپ کو ہر قسم کے مذہب اور فرقہ پرستی سے بالاتر ہو کر سوچنا ہے کہ آپ رحمان کے آزاد بندے بن کر جینا چاہتے ہیں یا طاغوت کے چنگل میں پھنسے رہنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور میں کہا تھا عمرو بن عاص کو، گورنر مصر کو، کہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے، تم کون ہوتے ہو ان کو غلام بنانے والے، ان کو بیڑیاں پہنانے والے؟ جنرل عاصم منیر کون ہوتا ہے پاکستانیوں کو غلام بنانے والا، پاکستانیوں کی زبان بندی کرنے والا، پاکستانیوں کے ذہنوں پہ پہرے بٹھانے والا؟ who the hell is he کہ وہ یہ سارے فیصلے کرے؟ اب ہم آتے ہیں خبروں کی جانب اور آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھنی ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ ابنائے ہرمز کی جو بندش ہے وہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، یہ فرمانا ہے رجب طیب اردوان کا، کیونکہ نیا نیا معاہدہ ہوا ہے اور جس کو امریکہ نے ویلکم کیا ہے، جبکہ غالباف کہتے ہیں کہ جو ایران ہے اس کی سیاسی و عسکری برتری کو یا فتح کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے، یہ ایران کے اسپیکر نے کہا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ اگلی خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم نے اب اندازہ کریں اپنا دورہ اس شرط پر رکھا ہے کہ حسینہ واجد کو حوالے کیا جائے، بنگلہ دیش کے حوالے کیا جائے، تب بنگلہ دیشی وزیر اعظم وہ انڈیا کا دورہ کریں گے، اور اس دورے کی دعوت وہ نریندر مودی نے دی تھی۔ اگر یہاں پہ پاکستانی حکمران ہوتے اور ساملے رنگ کی اداکارائیں، آپ کو پتہ ہے ساملے رنگ کا، پھر ان کے فگرز کا بھی آپ کو پتہ ہے، یہ پیروں میں جوتی نہ پہنتے یقین کریں اور وہاں پہنچ جاتے کہ یہاں پہ جو نا انڈیا اتنا زیادہ ان کو پیارا لگتا ہے ہر لحاظ سے، لیکن بنگلہ دیشی وزیر اعظم نے یہ دعوت یہ کہہ کر مسترد کر دی ہے کہ پہلے حسینہ واجد کو اور تمام مجرموں کو حوالے کیا جائے، یہ قومیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ نواز شریف کی زیر صدارت کشمیر کے مسئلے پر جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے، کشمیریوں کی لاشوں پر اجلاس ہوا ہے۔ یہ نام نہاد خاندان کبھی آپ کو اپنے آپ کو کشمیری کہتا ہے، کبھی بٹ کہتا ہے، حالانکہ ان کی اصلیت گیانی زیل سنگھ نے بتائی تھی کہ یہ کون ہیں، یہ جاتی امراء کے کس محلے کی پیداوار ہیں۔ بہرحال وہاں پہ مخصوص نشستوں پہ بھی بات ہوئی ہے کہ کس کس دائی کو، کس کس نوکرانی کو، کس کس جھاڑو پونچھا کرنے والی کو جو ہے وہ اسمبلی کا رکن بنانا ہے۔ اسی بندر بانٹ کے خلاف کشمیریوں کی جو جد و جہد ہے وہ جاری ہے، مزاحمت جاری ہے۔ ہم کشمیریوں کی مزاحمت کے ساتھ ہیں، ہم کشمیریوں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں کہ ان کے مطالبے بالکل درست ہیں اور ان کے مطالبوں کو تسلیم کیا جائے۔ اگلی خبر کیا ہے؟ اگلی خبر یہ ہے کہ بنجمن نیتن یاہو نے اپنی الیکشن مہم میں ایک فلیکس چھپوایا ہے جس پہ اسرائیل کے دشمنوں کی تصویریں ہیں۔ اس پر سید علی خامنائی کی تصویر ہے، مجتبی خامنائی کی تصویر ہے، رجب طیب اردوان کی تصویر ہے، نعیم قاسم یہ حزب اللہ کے سربراہ ہیں ان کی تصویر ہے، اور ان کے ساتھ حیران کن طور پہ زہران ممدانی کی جو ہے وہ تصویر ہے۔
जोहरान मुमदानी की एक दिन की जिंदगी हमारे ये अठनियों चुवनियों वाले जिन्होंने सीने भर रखे हैं उनसे बेहतर है कि इजराइल उसको अपना मुखालिफ गर्दानता है। अगली खबर क्या है? अगली खबर यह है कि ट्रंप के दौर में जो अमेरिका की माली हालत है वो अबतर हो गई है। 53% अमरीकियों ने कहा है कि हमारी हालत बुरी हो गई है, हमारे अखराजात बढ़ गए हैं, हमारा जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो पहले जैसा नहीं रहा। और ऐसी जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने धकेल दिया है अमेरिका को जिसका अंजाम जो है वो नजर नहीं आ रहा। अब आपको बताना है कि कम चंगे कर गया, गद्दार सारे नंगे कर गया वो मर्द कलंदर। 9 अप्रैल रात 12 बजे तक आखिरी डेडलाइन थी, अमेरिका ने दी हुई थी मीर जाफर को, मीर सादक को यानी बाजवा को। कौमी असम्बली का इंतहाई अहम इजलास जानबूझ के आखिरी वक्त तक खींचा गया। आखिरी बॉल, आखिरी चाल, आखिरी घंटा और आखिरी पत्ता, सब परेशान थे क्या होने जा रहा है। आसाब की जंग थी, सारा दिन गुजर गया, बात आखिरी लम्हों तक पहुंच गई। आपको याद होगा जावेद मियांदाद ने इमरान खान की क़यादत में चेतन शर्मा को शारजा में आखिरी बॉल पे छक्का मारा था। ये वो वाली सिचुएशन थी। ठेकेदारों के आसाब जवाब देने लगे, उन्हें सारी मेहनत जाय होती हुई नजर आई। जो अब तक पसे पर्दा छुपे बैठे थे उन्हें मजबूरन सामने आना पड़ा। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास को अदालतें खुलवाने पड़ी, एक्सपोज होना पड़ा। आखिरी घंटे में सब एक्टिव हो गए। छुट्टी के दिन आधी रात को अदालतें खुल गईं। मुंसफान रियासत धोतियां संभालते, डबियों वाली धोतियां संभालते जोक दर जोक पहुंचने लगे। सारी अपोजिशन आधी रात तक कौमी असम्बली में बैठी रही। कैदियों वाली गाड़ियां पहुंची, लॉ इन्फोर्समेंट हरकत में आई और सब कंट्रोल किया जाने लगा। यही वो वक्त था जिसके लिए कप्तान ने इतनी लंबी आसाबी जंग लड़ी, इतनी ज्यादा मेहनत की थी। कप्तान ने मीडिया को बुलाया, सोशल मीडिया पे सब लाइव जा रहा था, अंदर की खबरें बाहर आ रही थी। कप्तान ने मानी खेज मुस्कुराहट के साथ इमरान रियाज खान, साबिर शाकिर, फरिया अदरीस, मुईद पीरजादा से पूछा, कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हुआ हो? मतलब कोई रह तो नहीं गया जो वाज़े तौर पर कौम के सामने एक्सपोज ना हुआ हो? कोई रह तो नहीं गया अठानियां चुवानियां वाला जो अमेरिका के सामने सजदा रेज न हुआ हो? सहाफियों ने कहा, नो सर, कोई नहीं बचा। वो उठा, डायरी उठाई और विक्ट्री का निशान बनाता हुआ अपनी लैंड क्रूजर में बैठा, अपने घर की तरफ रवाना हो गया। बजायर हार के जा रहा था मगर हकीकत में यही उसकी जीत थी। वो सब पर्दा नशीनों के मुंह से नकाब नोच के जा रहा था, वो सबको बेनकाब करके जा रहा था, वो सब बकऊ और मुफ्तखोरों को बीच बाजार नंगा करके जा रहा था। वो कौम को असल मुजरिम, असल गद्दार, असल मीर जाफिर, असल मीर सादिक दिखाकर जा रहा था। वो कौम का 78 साल रोमांस तोड़कर जा रहा था। वो इनके चेहरे नंगे करके जा रहा था। वो असली मुताला पाकिस्तान पढ़ा के जा रहा था। उसका मकसद पूरा हुआ। 78 सालों से पर्दे के पीछे बैठे असल हरकारे कौम के सामने एक्सपोज हो चुके थे। यही उसकी जीत थी, यही उसका मास्टर स्ट्रोक था। इसलिए तो किसी ने बोला था कि काम चंगे कर गया, गद्दार सारे नंगे कर गया। ये था इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक जो आखिरी रात
ये जो रोमांस था, ये जो बाबों वाली कहानी थी, ये जो फरिश्तों के आने वाली कहानियां थी, ये जो इनके इतने दामन पाक थे कि दामन निचोड़ते और फरिश्ते वुजू करते, उनका सारा कुछ सामने आ गया कि ये अमेरिका के एक 18वें और 19वें ग्रेड के बदशक्ले जो है वो अफसर की मार हैं। दूसरी तरफ कालिबाफ कहता है कि हमारी अस्करी और हमारी सियासी जीत को तस्लीम किया जाए, कौमें अगर खड़ी हो जाएं। दुनिया में आज तक कोई गोला बारूद दस्तयाब नहीं हुआ जो कि कौमों को खत्म कर दे, और ये बात आपको 1400 साल पहले पता हो जानी चाहिए थी कि जब कौम कौम बनती है तो फिर बदर होती है, फिर 313 होते हैं, फिर ओहद होती है, फिर खंदक होती है। बार बार एक पहलवान दावत देता है, बार बार अबू तालिब का जीशान बेटा कहता है मैं मुकाबला करूंगा। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाते हैं अली तू बहुत छोटा है, तू बहुत कमजोर है, वो बहुत बड़ा है, उसने आज तक शिकस्त नहीं खाई। 3 दफा मौला अली उसकी ललकार का जवाब देते हैं और आखिरकार गाजर मूली की तरह उसको काट देते हैं। जब कौम मुत्तहिद होती है तो दुनिया का कोई ट्रंप, दुनिया का कोई अबू जहल, दुनिया का कोई अबू लाब वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हां, जब आपके अपने सिपह सालार वो हथियार डाल दें, वो बिक जाएं, उनको औरत और जो है मशरूब मगरिब की लत लग जाए, तो फिर यही होता है जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। हम चलते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर मैंने सुबह भी आपको बताया था कि पट्टे निकाले गए हैं MQM के। इमरान खान के रजीम को याद करें, इमरान खान के रजीम में सबसे पहले इनके जो पट्टे थे वो निकले थे और इनको छोड़ा था जो है वो जनरल बाजवा ने, और ये अपनी पत्नी 5 सीटें थी कि 6 सीटें थी, और ये सबसे पहले अलहदा हुए थे। अब ये मैदान में आए हैं कि कौमी डायलॉग होना चाहिए, सूबों पे और सूबे बनने चाहिए। फिर आप समझ जाएं कि मुस्तफा कमालू, वो मकबूल सिद्दीकी, वो टीबी, वो टिड्डा, वो फारूक सतार, ये किसके हुक्म पर बाहर निकले हैं और किसके हुक्म पर जो है वो बयानात दे रहे हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर ये है कि जुलाई में, ये जो जुलाई गुजरा है उसमें पिछले 2 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। तनख्वाहदारों से इतना टैक्स इकट्ठा किया है हुकूमत ने, तनख्वाहदारों से, क्योंकि तनख्वाहदार घड़े की मच्छी हैं। घड़े की मच्छी इस तरह है कि उनकी तनख्वाह जाती है और वो पहले टैक्स काट लेते हैं। एक अपना आपके साथ गम साझा करना है। पिछली दफा आपको बताया था कि 61,000 5 मरले का बिल आया है बिजली का, और इस दफा 51,000 बिल आया है बिजली का। ये वो भत्ते की पर्चियां हैं, ये वो बदमाशी है। जून और जुलाई का हुकूमत मुझसे 1,12,000 ले चुकी है। 5 मरले मकान और 5 बंदे, 1,12,000 जून जुलाई का। न दें तो मीटर काटते हैं, न दें तो गोली मारते हैं। वापडा के दफ्तर में जाएं, हर कुर्सी पे अल्सेशन कुत्ता बंदा है, हर कुर्सी पे काले या पिंक रंग का सूर बंदा है, वो बात ही नहीं सुनता। ये मैं अपनी कहानी आपको बता रहा हूं। और पाकिस्तान में ऐसी कहानियां, कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई नहरों में छलांग लगा रहा है, कोई बच्चों को मार रहा है, कोई बिल हाथ में लिए फिर रहा है। पिछले महीने 61,000, इस दफा 51,000। ये आपकी भी कहानी होंगी, मैं तो अपनी कहानी आपको बता रहा हूं, आपकी भी यही कहानियां होंगी, क्योंकि IPPs को पालना है, IPPs को। और उस साइंसदान को मेडल भी मिल चुका है जिसने 200 यूनिट पे 3500 रुपए और 201 यूनिट पे 13,000 जो है ना वो बिल का फार्मूला लंगड़ियाल साहब ने मुतारिफ करवाया उसको। इसका जहन्नुम में कोई स्पेशल बैरिया इनक्लेव होगा, ये कोई लंगड़ियाल है इसका जिसने ये फार्मूला जो है वो अपनाया। हर कोई नफसियाती मरीज बन चुका, जाकर बार बार वो मीटर देख रहा है कि 200 के अंदर है,
200 से ऊपर तो नहीं गया। बहरहाल मेरा जो है वो हुकूमत ने 51,000 का बिल भेजा है। जिस तरह मैंने बताया कि एक दौर तक कराची में MKOM वाले पर्चियां भेजते थे, इतने पैसे दें, ये वही पर्चियां हैं, वरना ये गोली मार देंगे। लाइफ टाइम इस्तिस्ना है, या अफरीदी है, सरफराज लोगर है, आलिया नीलम है, और जो है ना ये गोली मार देंगे। बहरहाल जी हम चलते हैं फौजिस्तान पे कि आसिम मुनीर के फौजिस्तान ने पाकिस्तान के साथ जो है वो क्या किया है, ये जरा मुलाजा फरमाएं। आसिम मुनीर का डूबता फौजिस्तान या पाकिस्तान, दिन रात मेहनत जो है वो जारी है। इसके अलावा फौजिस्तान का डूबता पंजाब और पटवारियों की सो कॉल्ड स्पीड से उड़ता पाकिस्तान से डूबता पाकिस्तान। कल एक सजा याफ्ता ज़हनी मरीज शबाज अर्दली कह रहा था कि कर्जे लेकर मुल्क तरक्की करता है। आज स्टेट बैंक ने ये अदाद शुमार जारी किए हैं। अब पूछना था कितने फीसद तरक्की इन सालों में रिकॉर्ड हुई, सिर्फ हरामखोर पटवारी जवाब दें। वफाकी हुकूमत के कर्जों में 18,000 अरब रुपए से जायद का इजाफा। जंग की लीड है, जंग की, शकील और रहमान के चकले की ये लीड है, किसी और अखबार की नहीं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेजात के मुताबिक मार्च 2024 से जून 2026 के 28 माह के दौरान वफाकी हुकूमत के मकामी कर्जों में 16,766 अरब रुपए और बैरूनी कर्जों में 2,066 अरब रुपए का इजाफा हुआ। 2 साल। कोई अगर मैथ जानता है तो ये तकसीम कर ले कि पर मंथ कितने बनते हैं। ये है जनरल बाजवा का फौजिस्तान, ये है जनरल आसिम मुनीर का फौजिस्तान, ये है बदमाशों का फौजिस्तान, ये है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी अस्करी पार्टी का फौजिस्तान। जी कर्जों में ये जरा सुने, कर्जों में औसतन हर रोज 22 अरब 40 रुपए से जायद का इजाफा, हर रोज 22 अरब। सुल्ताना डाकू का मैंने आपको किस्सा सुनाया था, गब्बर सिंह के बारे में आपने सुना, ये सुना कहीं पे? हर रोज 22 अरब, 22 अरब, क्योंकि उनको पता है आखिरी मौका है इनके आका के पास भी और इनके पास भी। तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। मुख्यमंत्री ने बूढ़े हो जाना है, प्लास्टिक पिघल जाना है, फिर दो पे क्या लगाएंगे? अभी तो इनको पता है जो, और उनको कौम का भी पता है कि कौम आगे से जो है। दस्तावेजात के मुताबिक निगरान हुकूमत के आखिरी महीने फरवरी 2024 तक वफाकी हुकूमत ने कर्जे 64,810 अरब रुपए थे, जबकि गुज़िश्ता 28 माह में होने वाले इजाफे के बाद वफाकी हुकूमत का कर्जा जून 2026 तक बढ़कर 83,642 अरब रुपए हो गया और अब ये कर्जा यकदम 15 अगस्त को 1,00,000 अरब हो गया। दसो, मुझे पढ़ते हुए भी अजीब लग रहा है। 1,00,000 अरब, ये है जनरल आसिम मुनीर का फौजिस्तान। क्योंकि हर कोई अपनी जगह सेट है, हर किसी के मुतालबे माने जा रहे हैं, हर किसी को हिस्सा वक्त पे मिल रहा है। पिस कौन रहा है? अवाम। पिस कौन रहे हैं? लोग। खुदकुशियां कौन कर रहे हैं? लोग। अपने बच्चों को कम खुराक कौन दे रहे हैं? लोग। इनको तो सारा कुछ बताया जो 22 अरब पर डे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेजात के मुताबिक फरवरी 2024 तक मरकजी मकामी हुकूमत का कर्जा 42,675 अरब रुपए था, जो जून 2026 तक बढ़कर 59,441 अरब रुपए हुआ। इसी तरह फरवरी 2024 तक वफाकी हुकूमत का बैरूनी कर्जा
22,134 अरब रुपए था, जो जून 2026 तक बढ़कर 24,201 अरब रुपए हो गया। पटवारी कहां मर गए, निकलो और जवाब दो। दें जवाब। यानी आप मजे की बात देखें कि निगरान हुकूमत, न वोट न मैंडेट, साले भड़वीए, खालूजाद, मासड़े, फुफड़े, वो निकल, वो टैक्सी ड्राइवर क्वेटा वाला, वो काकड़ा, वो निकल गया कितने पैसे, एफल टावर में खाने खा रहा है फैमिली के साथ। है कोई पूछने वाला इस मुल्क में? हैं अदालतें? हैं अदालतें यहां पे? मैंने आपको कई दफा किस्सा सुनाया है कि एक गवर्नर आए किसी सूबे से, उमर इब्न खिताब ने इस्तकबाल किया तो 4 गधे, 5 ऊंट, 10 घोड़े माल के लदे हुए। खलीफा ने पूछा ये क्या है? ओ जी मैंने कारोबार किया है वहां पे। खलीफा ने कहा तुम्हें इंतजाम के लिए भेजा गया था या कारोबार के लिए? सारी चीजें जब्त करो, सारी जब्त करो, बैतुल माल में जमा कराओ। ये इंतजाम करने आए हैं, लाए गए हैं या कारोबार करने? इनके पहले असासे चेक करें, अब चेक करें। इनकी पहले गाड़ियां चेक करें, अब करें। फजल रहमान के बारे में मशहूर है, कल परसों कह रहा था हमारे काबरीन ने पाकिस्तान बनाया। इसके बाप ने कहा था कि पाकिस्तान के बनाने के गुनाह में हम शामिल नहीं। इसके बारे में मशहूर है कि असेंबली की मुद्दत पूरी होती या असेंबली टूटती तो इस्लामाबाद के किसी मदरसे में जाकर अपना सामान रखता। अब डिप्लोमेटिक इनक्लेव में इसका घर देखे, मैंने देखा है। कहां से मैं क्यों बेघर हूं? न मेरा यहां घर है, न गांव में घर है। मैं क्यों बेघर हूं? मैं फजल रहमान से कम पढ़ा लिखा हूं? ये मेरी वो दाढ़ी नहीं है? मैंने कम मेहनत की है फजल रहमान से सारी जिंदगी। पूरी पिंडी में कोई ऐसा घर नहीं है जिसकी, ये कैंट में, जिसकी बेल न बजाई हो मैंने पढ़ाने के लिए। बच्चे पढ़ा लो, बच्चे पढ़ा लो, बच्चे पढ़ा लो। लेकिन ये तो इनके एहसास चेक करवाएंगे, लेकिन कौन चेक करे? जज खुद कौन से हैं? वो काला कौवा सरफराज डोगर, वो सियासत पे बात कर रहा है। अगली खबर एक दो शेयर आपके साथ शेयर करता हूं। कैंट कोर कमांडर का लगा हुआ है पेशावर में रूट, वजीर आला रुका हुआ है। कैसे लोग हैं ये? कोर कमांडर। सुहेल हाफिज ने कहा खोलो खोलो। ये तो मैं कहता हूं कि इनके सामने खड़े हो जाएं। यानी सवाल ये है कि जो कैंट है वो वाना में क्यों नहीं है? कैंट वजीरिस्तान में क्यों नहीं है? कैंट आवरान में क्यों नहीं है? कैंट जो है वो नीलम वैली में क्यों नहीं है? बॉर्डर पे क्यों नहीं है? सारे कैंट बॉर्डर पे पता चले। लेकिन शहरों की जबरदस्त लोकेशन, वहां कैंट है, वहां पे खड़पेंच है, वहां बनाए ना। बीएलए के दिल में कैंट बनाए कि हां जी आए हैं, शेर आए हैं। वाना में बनाए, दरे में बनाए, वहां पे कैंट बनाए और वहां पे रहें। बलोचिस्तान की पहाड़ियों पर बनाए, उधर वो कश्मीर में बनाए सरहद पे। नहीं जी, शहरों में बनाने हैं और फिर मुंतखब नुमाइंदों के रास्ते भी जो है ना वो रोकने हैं। और अगली जो खबर है वो खबर ये है कि आर्मी चीफ, आपने सुन के आप बड़े हैरान हुए होंगे कि जी आर्मी चीफ के किस ऑर्डर ने दुनिया हिला दी है। तो ये आर्मी चीफ हैं सईदी और इनका ताल्लुक है ईरान से, जो एक कौम है, वन ऑफ माय फेवरेट ईरानी। वो शिया हैं, वो सुन्नी हैं, वो क्या हैं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज ये है कि वो एक कौम है। क्या कहा आर्मी चीफ ने? अमेरिकी फौज को जो जिंदा पकड़ेगा या कत्ल करेगा $30,000। 30,000। ये जो यकीन करें पेट्रोल इधर से लेते हैं ना लोग, ये चले जाएं ईरान में अगर अमेरिकी फौज उतरती है तो।
और औरतें अगर करेंगी तो डबल, $60,000। इसको कौम कहते हैं, इसको कौम कहते हैं। अमरीकियों के पहले जो है ना वो हर चीज पीली हो गई ये सुन के कि जो अमरीकी फौज को, और दुनिया में थरथली मच गई दुनिया में। और वो जो सईदी साहब है उनकी कोई चुआनियां ठानियां, डिटेंशन, हिडे डंडा, हुडे कौम ने पिछो डंडा हाथे, कुछ नहीं हो। सिंपल 10 मरले का मकान है, सिंपल देख लें गूगल करके। कोई जो है ना वो जिस तरह उस दिन बताया था कि इंडिया का आर्मी चीफ आता है सुजुकी पे, इतना बड़ा एस लगा हुआ था गाड़ी के सामने जो सुजुकी ब्रांड है। इधर जरा पता करें जरा कि ये जो कौम की गर्दन पे पैर रखा हुआ है, बल्कि गोडा रखा हुआ है गर्दन पे, कौम की हालत देखें। 7 लाख फौज की जरूरत ही नहीं है। फ्रांस की मेरा ख्याल है 1,70,000 है, सुपर पावर है, वीटो है उसके पास। आजकल हथियार इतने स्विफ्ट हैं कि 7 लाख, ये तो सियासी जमात है ना। इन्होंने तो डब्बे चुराने हैं, इन्होंने तो अरबों में इलेक्शन बेचना है महमूद चगई के मुताबिक, फजल रहमान के मुताबिक। इन्होंने तो नून को जितवाना है। 7 लाख हो सुन तो जितवे सुन। बहरहाल जनरल सईदी ने कहा है कि बेहतरीन कारोबार है और लुत्फ आ जाता है ऐसी मुजामत पे, लुत्फ आ जाता है। इधर सफारत खाने के, इधर वायसराय है अमेरिका का जो सफीर है वो वायसराय है पाकिस्तान में, वो इस तरह करके बुलाते, ओए इधर आना। इस तरह वो जेन मैरियट बरतानिया वाली अच्छी चीज है आंध्रों के लिए वैसे भी अच्छी चीज है। वो इस तरह बुलाते हैं इनको, और इनको जाते हुए देखें, इनको वहां केक काटते देखें, इन बेशर्मों को। और सईदी ने क्या कहा है, $30,000। मर्द मारेगा तो $30,000, औरत मारेगी या गिरफ्तार करेगी तो $60,000। इसको कौम कहते हैं, इसको ईमान कहते हैं, इसको दीन कहते हैं। हाँ, अल्लाह मेरा जो है ना अगर हिसाब करे तो इन्हीं के साथ कर दे, खैर है, मुझे कोई फिक्र नहीं। अल्लाह पाक जो अली खामेनाई के साथ करे ना वो मेरे साथ भी कर दे। अगर अली खामेनाई को उल्टा लटकाना है तो मुझे भी उल्टा लटका दे, अगर आप लोग इतराज करते हैं तो। इसको कौम कहते हैं। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।